एक तो हमारी सोसाइटी में हमारे अफसरों में ऐसे ईमानदार हैं जो काम नहीं करते, बिल्कुल, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट हैं भी काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते उनकी दलील ये है कि मैंने कौन से पैसे लेने हैं, वही दूसरी इस तरह के ईमानदार हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको टिकने नहीं दिया जाता। किताब लिखने का मकसद ये था, एक तो स्वाने उम्र की इस कौम को ये बताना है कि ये आप समझते हैं ना कि ये करप्शन बड़ी है, रिश्वत चलती है पोस्टों के लिए, इसको नेगेट करने के लिए। अगर करप्शन होती, रिश्वत या सिफारिश होती तो मैं कभी भी मजिस्ट्रेट ना बनता, मैं पीसीएस के एग्ज़ाम को कभी भी टॉप ना करता। अब भी हमारे इदारे जो हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ फिर भी मेरिट पे लोगों को सीटें दी जाती हैं। अब भी लोग मेरिट पे आते हैं। एक वक्त ऐसा था, मैं पढ़ रहा था तो सिपाही था, गार्ड थी मेरी, क्वार्टर गार्ड की बैक साइड पे मैं गार्ड लगवाता था, और गार्ड में लगवाता था जहाँ ना लाइट शाइट होती थी, बल्ब वगैरह होता था। मैं रात को ड्यूटी के दौरान राइफल कंधे पे डाली होती थी और किताब लेके पढ़ रहा होता था। तो एक दिन हुआ यूँ कि रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, तो एक अफसर आ गए, सेकंड लेफ्टिनेंट थे। तो उसने मुझे कहा, मैं आ गया मेरे पास, कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर पढ़ रहा हूँ। कहते यार ड्यूटी दे रहे हो, पढ़ रहे हो, यहाँ तुम पढ़ने के लिए आए हो, सिपाही हो के पढ़ रहे हो? मुझे उन्होंने पनिश किया, और फ्रंट रूल होते हैं, मुझे आधा घंटा उन्होंने फ्रंट रूल दिए। उसके बाद गए, लेकिन मैंने फिर किताब पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मैं हूं मुदस्सिर रिज़वान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल गफ़ूर चौधरी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक हमअज़हर शख्सियत हैं, आप डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड रह चुके हैं, और इसके अलावा अभी एज ए लॉयर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अपनी लॉ फर्म रन कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी एक सवाने उम्री भी तहरीर की है जिसका नाम सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक है। सर, प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन बताइएगा, और ये भी फरमाइएगा कि आपकी जो इब्तदाई तालीम वगैरह उसका सफ़र कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली एक दूर दराज देहात का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम कोटा राइयाँ है, खुड़िया ख़ास हमारे डाकखाना था, और तहसील व ज़िला कसूर है। मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ कुरान पाक पढ़े हुए थे। ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ है। जो प्राइमरी एजुकेशन थी मैंने वहाँ ही हासिल की, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंगरावाला, हमारा साथ वाला मेन गांव है, वहाँ से हासिल की। तो उसके बाद जब हाई स्कूल 6th क्लास में जाने की बारी आई तो मेरे घर से स्कूल जो था वो 6 किलोमीटर दूर था। एज भी वही थी, मैं साइकिल भी नहीं चला सकता था, सड़क भी कोई नहीं थी। तो फिर 6 से लेके 10 तक मैं 6 किलोमीटर पैदल जाता था, अपना बस्ता उठा के। बस्ता होता था, बैग उस वक्त नहीं होते थे, बैग तो आजकल के हैं। और 6 किलोमीटर पैदल ही वापस आता था। तो फिर मैंने मैट्रिक कर लिया। तो मैट्रिक के बाद फिर मैंने एडमिशन ले लिया इस्लामिया कॉलेज कसूर में, FSC प्री मेडिकल में। तो उसके बाद फिर मामला चलते रहे। मैं चूँकि एक अच्छा स्टूडेंट था, खुद ही पढ़ता था, वालिदैन को तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है। उनको तो इससे होती थी कि ये पास हो गया, क्लास में पास हो रहा है, अदरवाइज आई वाज पोजीशन होल्डर। तो हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे थे सियासी तौर पे। वालिद साहब ने गलती की, इलेक्शन लड़ लिया। तो इलेक्शन की सियासत में जब आए तो हमारे सियासी जो रकीब थे उन्होंने कहा कि ये तो तरक्की कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कत्ल के केस में फंसा दिया। मैं एक लड़का था, उसके साथ पहलवानी करता था, जोर करता था, एक खाड़े में जाते थे। ही वॉज मर्डर्ड। उन्होंने कहा, वो किसी ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन पर्चा हो गया, मतलब नामजद बंदे नहीं हुए। बाद में उन्होंने, सियासी लोगों ने मुझे वहाँ नामजद करवा दिया पर्चे में। तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए FSC प्री मेडिकल रखी हुई थी। तो पुलिस पकड़ने आ गई एक दिन। तो हमें पता चल गया, किसी ने बता दिया कि पुलिस जो है ना, हमें पता ही नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। वो सियासी मेरे जो मुखालिफ थे वो हमारे साथ वाले गांव के थे।
तो फिर सब ने मशवरा किया कि तुम घर से भाग जाओ। मैं अपने 2 बैग क्या था, एक शॉपर में कपड़े डाले, एक जोड़ा एक पहना हुआ था, भागा, पैदल ही गया, किसी और रास्ते से जाके बस पे बैठा, अपनी सिस्टर के पास चला गया, वो पत्तों की भी होती थी। वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि आप यूँ करें, यहाँ तो सेफ़ नहीं है, पुलिस तो यहाँ भी आ जाएगी, उनको पता है कि इसकी सिस्टर यहाँ पे हमारे मुखालफिन को, तो आप लाहौर में चले जाएँ। वहाँ पे फिर जाहिर है लाहौर में मेरे फूफीजाद भाई थे, तो वो यहाँ सूबेदार थे आर्मी में, उनके पास आ गया, उन्होंने मुझे फ़ौज में भर्ती करा दिया। तो ये मेरी इब्तदाई स्टोरी है। यानी आपकी इब्तदाई स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है, और उसमें आपको शुरू से ही जिस तरह आपने बताया कि मुकदमा भी हो गया और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर आप लाहौर आ गए। सर ज़ाहिर है आपका कैरियर तो बाद में ब्यूरोक्रेसी में इसके लिए आप जाने जाते हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड, और आपने कई ओहदों पे सर्व भी किया, लेकिन इससे पहले आपने फ़ौज में भी जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया, तो सर फ़ौज में आपका आना कैसे हुआ और वो सफ़र आपका जो है वो किस तरह से? फ़ौज में चूँकि मेरे पीछे कत्ल था, उस वक्त आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, वक्त के साथ साथ चीज़ें मूव होती हैं, तो और कत्ल आपको पता है कि कत्ल का जुर्म ऐसा है, 302 किसी फैमिली के पास से भी गुजर जाए तो वो फैमिली तबाह हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरे जो भाई थे, फरजान अली उनका नाम था, अल्लाह उनको खुश रखे, अब भी ज़िंदा हैं, मेरे कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इससे बचने के लिए बेहतर तरीका ये फ़ौज में भर्ती हो जाएं। मुझे ये था यहाँ को अफसर शफसर भर्ती करेंगे, मैं मैट्रिक विद साइंस था, उस वक्त साइंस के साथ बहुत कम बच्चे साइंस के साथ मैट्रिक करते, आर्ट्स वाले ही होते थे। तो मैंने कहा क्या भर्ती होंगे, कहते सिपाही भर्ती कराएंगे। मैंने कहा सिपाही भर्ती, कहा जी यहाँ जो, मैंने कहा वो जो अफसर बनते, कहते वो तो FA पास होते हैं फिर बनते हैं, कहते आप भर्ती हो जाए, सिपाही भर्ती हो जाए तो आपको फिर FA शफे कर लेना, बाद में शायद आप अफसर भी बन जाए। तो ये फिर ये है कि कम से कम हमारा गुनाह तो कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, हम जब हैं बेकसूर, बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं। बिल्कुल। तो आप फ़ौज में भर्ती हो जाए, फ़ौज आपको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। मैं फ़ौज में भर्ती, उनके कहने भर्ती हो गया। मेरे घर वाले तो नाराज़ हुए कि आपको किसने कहा था कि आप तो, हमने डॉक्टर बनाना था, आप तो ये, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। तो उसके बाद फ़ौज में जब आप लोगों को, ये लोगों को जो हमारे सिविलियन को पता ही नहीं कि फ़ौज की लाइफ कितनी टफ़ है, कितनी मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जिस दिन पहले दिन जाके ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी बैरक थी, उसमें पंखा भी कोई नहीं था, चरपाई भी नहीं थी। 20 अप्रैल को मैंने 1980 को ज्वाइन किया था। अप्रैल का महीना, अप्रैल में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बैरक के ऊपर लोहे की छत थी और हम नीचे दरिया में छा के सोते थे। फिर सुबह की रूटीन, सुबह उठो, सुबह नमाज के बाद उठो, नमाज़ पढ़ो, नमाज के बाद फिर आपने वो अपने कमरे की सफाई भी खुद करनी है, बोरी मारनी, उसमें सफाई करनी है। उसके बाद आपके कमरे के बाद जितने पौधे उनमें आपने पानी भी डालना है, उनके वो जो है ना पौधों के इर्द गिर्द हाथ भी फेरना, उसकी लिपाई भी करनी है। फिर उसके बाद आपकी फॉलन हो जाती थी। उसके बाद हमारी पीटी होती थी 35-40 मिनट की। पीटी के बाद फिर जाएं जी आप नाश्ता कर लें। नाश्ता क्या होता था, वो जो उस वक्त जो पूड़ियाँ मिलती थी वो आटे की पूड़ियाँ होती थी, अभी आजकल तो मैदे की बनती है ना, वो आटे की रोटी को उसमें फेंकते थे बस, क्योंकि खा लेते थे। उसके बाद फिर एक दोबारा इकट्ठे करके सिपाहियों को तकसीम करते थे, किसी के हाथ में बुरशी दे देते थे, किसी के हाथ में बेलचा होता था, किसी के हाथ में कस्सी होती थी। 12 बजे तक वो काम करना होता था। उसके बाद 12 बजे लंगर पे जाते थे, आजकल मैस उसका नाम होगा, वो लंगर होता था। लंगर पे जाते थे, 2 रोटियां मिलती थी और साथ अपनी प्लेट, और रोटी हाथ में पकड़ाता था जो कुक होता था, और प्लेट में आप दाल डलाते थे, वो भी सालन होता था, और उधर बैठ के पानी के साथ खा लेते थे, ठीक है। उसके बाद कोई रेस्ट नहीं होती थी, फिर घंटे 2 के बाद फिर बुला लेते थे, चलो जी गेम्स पे चलें। कुछ लोग गेम्स पे चले जाते थे और उसके बाद बाकी लोग जो है ना वो फिर वर्किंग चल जाती थी। तो ये मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल हालात। और सर इसमें आपने एज ए कमीशन अफसर भी जब आपने बाद में उसी दौरान FA किया, तो आपने उसके लिए भी आपने अप्लाई किया, लेकिन शायद मेरे ख्याल तबी वजूहात की बुनियाद पर उसमें यूँ हुआ कि मुझे एक मौसम थे, उन्होंने कहा कि यार पढ़ते क्यों नहीं हो। मैंने कहा सर यहाँ टाइम ही नहीं मिलता,
सारा दिन तो ड्यूटी पे होते हैं, रात को गार्ड होती है, दिन को ये बेलचे मारते रहते हैं। उसने कहा नहीं, किताबें लो और पढ़ो, यू कैन डू इट। मुझे उन्होंने जब अल्लाह शरीत दी तो मैंने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर FA का एग्ज़ाम दिया, और आर्मड फोर्सेस बोर्ड जो है, तीनों फोर्सेस के लोग उसमें अपीयर होते हैं, GHQ में बना हुआ है, उसको मैंने टॉप किया माशाल्लाह। तो उसके बाद जब मेरी फिर डेफिनेटली आई वाज टॉपर। इवन कि उस वक्त मेरे CEO को, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब उस वक्त चीफ थे, उनका मुबारक का फ़ोन आया था कि आपके बच्चे ने बोर्ड टॉप किया। डेफिनेटली मेरी रिस्पेक्ट वगैरह बढ़ी। तो फिर मैंने कमीशन के लिए अप्लाई कर दिया, OTS 16 के लिए अप्लाई किया। ये जो आपके चीफ़ है ना, ये भी OTS 16 के हैं, उसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, आर्मी चीफ जो भी हैं। तो वो सारा कुछ हो गया। मुझे उन्होंने मेडिकली अनफिट कर दिया कि आपकी आई साइट वीक है। मैं अभी ग्लासेस लगाता हूँ। तो मैंने शोर वगैरह तो मुझे आया, कर्नल साहब थे, मैंने कहा देखें जी, फिर मुझे आप फौज से डिस्चार्ज कर दें, मैं सिपाही के लिए तो फिट हूँ, मैं सारा दिन बेलचा मारता हूँ, सर ड्यूटी भी रात को करता हूँ, तो अफसर का काम मुश्किल है, सिपाही का मुश्किल। उन्होंने कहा नहीं जी, आप उसके लिए फ़िट नहीं हैं। तो मुझे उन्होंने फिट कर दिया, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, अल्लाह पे तकिया रखा, मेहनत जारी रखी। ठीक है, एक वक्त ऐसा था मैं पढ़ रहा था, तो सिपाही था, गार्ड थी मेरी, क्वार्टर गार्ड की बैक साइड पे मैं गार्ड लगवाता था, और गार्ड में लगवाता था जहाँ ना लाइट शाइट होती थी, बल्ब वगैरह आता था। मैं रात को ड्यूटी के दौरान राइफल कंधे पे डाली होती थी और किताब लेके पढ़ रहा होता था। तो एक दिन हुआ यूँ कि रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, तो एक अफसर आ गए, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, वो नए आए थे, अफसर बन के आए थे, बड़ी होती है। तो पीछे आए तो उन्होंने कहा, वो मैंने देखा अचानक, वो एक फ़ौज में होता है कि जब आपको कोई चेक करने आता, कोई बंदा आता है, तो आपने उसको रोकना होता है, आपने कहता रुक, आप कौन है, इस तरह। तो फिर अगर वो कोड वर्ड बताता है तो उसको आगे आने देना, वरना उसको आपने आगे नहीं आने देना, राइफल शेफल फील्ड होती है। तो उसने मुझे कहा, मैं आ गया मेरे पास, कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर पढ़ रहा हूँ। कहते यार ड्यूटी दे रहे हो, पढ़ रहे हो, यहाँ तुम पढ़ने के लिए आए हो, सिपाही हो के पढ़ रहे हो। मुझे उन्होंने पनिश किया, और फ्रंट रूल होते हैं, मुझे वो आधा घंटा उन्होंने फ्रंट रूल दिए। उसके बाद गए, लेकिन मैंने फिर किताब पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चले गए। अल्लाह पाक ने मेरे पे मेहरबानी की, तो फिर मैंने BA का एग्ज़ाम दिया वहाँ रह के। BA में मैंने फर्स्ट ईयर में, पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में पास किया। उस वक्त फर्स्ट ईयर प्राइवेट लोगों को कहा जाता था, नहीं देते, बिल्कुल वो, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फर्स्ट ईयर थी। फिर आर्मी एजुकेशन कोर में डायरेक्ट नायब सूबेदार की सीटें आई, सिपाही से डायरेक्ट JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। मैंने उसके लिए मुकाबले का इम्तहान दिया, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गया। आई वाज सेकंड इन माय कोर्स, माशाल्लाह। ठीक है। ट्रेनिंग हुई उसकी, मरी में मैंने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसमें में मेरी सेकंड पोजीशन थी। तो फिर यूनिट में एजुकेशन JCO के तौर पे, एक यूनिट में एक एजुकेशन JCO होता था, फिर एजुकेशन के मामला देखते थे। जी सर, आपने फ़ौज में जो तालीमी आप जो सफ़र जिस तरह से तय किया, फिर फ़ौज का अपना जो कैरियर था, फिर आपने फ़ौज छोड़ दी और आप आ गए मुकाबले के इम्तिहान की तरफ। तो सर ये ख्याल, ये जो कैरियर का स्विच करना था, ये किस तरह से आपके जहन में आया? असल में हर बंदा अपने गोल सेट करता है। मेरा गोल तो ये था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा या बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अगरचे मेरी बैकग्राउंड वो ऐसी नहीं थी, लेकिन इट वाज माय गोल। तो उस गोल के परसूट में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद जब मैं JCO बन गया, तो JCO एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है फ़ौज में, उसको एक बैटमैन भी मिलता था, एक सरकारी मुलाजम, सलूट कंधे पे स्टार लग जाते थे, सलूट भी अथराइज होता था, हवालदार तक उसको सलूट करते थे, यानी वो ठीक थी, तनख्वाह भी ठीक थी। लेकिन मैंने सोचा दिस इज़ नॉट माई प्रॉपर प्लेस। फिर मैंने वहाँ पे रह के सबसे पहले MA इस्लामियात किया, उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस किया, फिर मैंने B.Ed किया, फिर MA इंग्लिश किया, और MA इंग्लिश मेरा पार्ट 1 कंप्लीट था, तो मैं CSS के एग्ज़ाम में अपीयर हो गया। उस साल MA इंग्लिश पार्ट 2 दिया मैंने, CSS का एग्ज़ाम दिया और PCS का एग्ज़ाम दिया, और साथ मैंने लेक्चरशिप का, इंग्लिश की लेक्चरशिप का वैसे एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो CSS का मेरा एग्ज़ाम था वो मेरा एग्रीगेट ना बना। आई गॉट 548 मार्क्स। अगर 550 होते तो एग्रीगेट बन जाता, तो एग्रीगेट बन भी जाता, मेरी सिलेक्शन तो नहीं होनी थी क्योंकि बहुत नीचे था। वो अच्छा, अल्लाह की तरफ से अच्छा ही हुआ कि एग्रीगेट नहीं बनना, वरना वो साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू सारे करने पड़ते। और उस एग्ज़ाम में मेरे PCS वाले में मेरे मुतालिया पाकिस्तान में 31 मार्क्स आए।
अगर 33 होते मेरी बहुत अच्छी स्कोरिंग थी, यानी 2 मार्क्स से आप 2 मार्क्स से रह गए। उधर सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया। और CSS में इत्तेफाक देखिए। अच्छा, फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अगले साल फिर मैंने CSS से ओवरेज हो चुका था, वो दैट वाज माय लास्ट चांस। अगले साल फिर मैंने PCS का एग्ज़ाम दिया, तो फिर मेरा मेरिट कम था, तो आई वाज सिलेक्टेड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो फिर आप फिर मैं सिविल में आ गया। यूँ आपका ब्यूरोक्रेटिक जो जर्नी है इधर आ गया। मैंने फिर आके यहाँ सर्विस स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग की 6 महीने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में, वो भी मैंने उसमें फर्स्ट आया था अपनी ट्रेनिंग में भी। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जब आपने पहली दफ़ा PCS का एग्ज़ाम क्रैक किया और आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपॉइंटमेंट भी हो गई, तो फिर वहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो आपने ये जर्नी है वो किस तरह से तय किया, क्योंकि आपने दोबारा भी उसमें PCS का एग्ज़ाम्स दिया? असल मेरे पास एक चांस बाकी था PCS का, CSS तो मैं नहीं कर सकता था, बिल्कुल, आप मेरे ओवरेज हो गया था, तो एक चांस मेरे पास बचा था, तो मैंने फिर ट्राई किया PCS 96 वाला जो था, पहले वाला 94 था, फिर 96 वाले में दोबारा मैंने ट्राई किया। एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, हालांकि मैं जॉब कर रहा था, बड़ी हैक्टिक जॉब थी मेरी, मैं जुडिशल अफसर था लिक्विडेशन बोर्ड में, बहुत ज़्यादा काम था, पूरे सूबे में मैं अकेला था, पूरे सूबे के काम करता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अल्लाह का नाम लेकर तैयारी शुरू रखी। तो उस एग्ज़ाम में रिटर्न में आई टॉप्ड पंजाब, द प्रोविंस ऑफ पंजाब। जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मेरे नंबर थे 108-200 में से, क्योंकि मेरा वो चीज़ें साफ ज़ाहिर है, मेरे ना तो मैं किसी एकेडमी गया था, ना मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में गया था, खुद ही पढ़ता था, सारा कुछ खुद करता था। तो फिर देन आई वाज 5th, अपने बैच में 5th, हम 10 लोग थे जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आए थे 96 में, 10 ही सीटें थी, और उसमें आप थोड़ा सा देख लें कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट था जी, 3 इंजीनियर थे, और हालांकि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा, यानी उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद आप 5th पोजीशन। रिटर्न मेरा रिटर्न मेरे जो ना 26 नंबर का फ़र्क था सेकंड बंदे से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी वो तो हालांकि वो होता ही है कि पॉइंट टू पॉइंट होता है। अच्छा, उस मेरे जो बैच में लोग थे, 3 इंजीनियर थे, 1 डॉक्टर था, 4, 2 MA इंग्लिश थे, 6, 1 वेटरनरी डॉक्टर था, 7, 1 एग्रीरियन था, MSc फैसलाबाद से MSc था एग्रीकल्चर में, 1 MA इंग्लिश था, मैं भी MA इंग्लिश था, ये 10। लेकिन आप प्राइवेट स्टूडेंट थे? मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, फिर पोस्टिंग करती रही, पहली पोस्टिंग मेरी लाहौर में ही थी, उसके बाद चल बस अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा सर, मैं आपकी बुक भी पढ़ रहा था और फिर जिस तरह अभी भी आपकी जर्नी सुनी, एक चीज़ जो उसमें नज़र आई कि एक तरफ मुश्किलात थी और दूसरी तरफ आपके अंदर एक खुद पे एक एतमाद था, या अल्लाह ताला पे यकीन कामिल था कि आपने हालात जो हैं वो नामसाइद होने के बावजूद आपने बड़ी मेहनत की और फिर आपने शानदार कामयाबी हासिल की और पै दर पै कामयाबी हासिल की अपने तालीमी कैरियर में भी और फिर बाद में जो सर्विस के एग्ज़ाम्स थे। सर ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो आपका जो सर्विस का जो ये जो एग्ज़ाम था, यानी फ़ौज से आपने जो कैरियर स्विच किया, पहले आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के तौर पे, तो सर इसकी जो तैयारी है, चाहे तहरीरी इम्तिहान हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी, क्योंकि जितने आज रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तैयारी के लिए, जो अकेडमीज़ की सहूलत अवेलेबल है, वो उस टाइम में तो यकीनन मौजूद नहीं थे, तो आपको सर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो यहाँ गिनवाई जानी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको क्लिप्स दूँगा कि मैं सर्विस करता था, यानी फ़ौज में आ गया, पहले सिपाही था, सिपाही से एजुकेशन JCU बन गया। तो जब मैं ये CSA या PMS की तैयारी कर रहा था, उस वक्त फैमिली मैंने साथ रखी थी, सरकारी घर मेरे पास था। उस वक्त मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे मेरे स्कूल जो गोइंग थे, बेटा और बेटी बड़े, और उनको मैं ट्यूशन नहीं घर पढ़ाता था, उनको भी खुद ही पढ़ाता था, अपनी जॉब भी करता था और साथ रात को पढ़ता भी था, यानी अपनी जॉब भी टनाटन करता था। कभी ऐसे मुझे किसी सीनियर ने कहा कि आप लेट आए हैं या आपने अपना काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाता था अपने बॉस का वो कहते हैं कि आँख का तारा होता था, मेहनत करता था। असल बात ये है कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं ना, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखते हैं और माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं और आपका जज्बा जब सादक होता है, तो फिर दुनिया की कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई रुकावट आपके सामने कुछ भी नहीं है, दैट्स नथिंग। और आपकी माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी खुद इस चीज़ से इबारत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कर रहे थे कि आपके ब्यूरोक्रेटिक जो जर्नी है, ब्यूरोक्रेसी में आपकी जो मुलाजमत है, उसका
आगाज़ हुआ, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। आपकी जो इब्तदाई पोस्टिंग्स वगैरह हुई और किस तरह से आपने ये सफ़र का आगाज़ किया? वो सफ़र तो वैसे ब्यूरोक्रेसी की सर्विस देखने में बड़ी वो बहुत नज़र आता है, बड़ा तौर टप्पा होता है, बत्ती गाड़ी पे लगी होती है, सरकारी गाड़ी होती है, गनमैन वगैरह साथ होता है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, अगर आप उनसे इंसाफ करना चाहें तो दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं कहा करता था कि देखें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वालों की ज़िम्मेदारी, आप रात को ख़त्म करके घर जाते हैं तो अगले दिन नई जिम्मेदारी आई होती है, यानी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। बाकी इदारे जो हैं वो काम उनको पता होता है कि हमने कितना, अदलिया वाले हैं वो जज को पता है मेरे इतने केस सुबह लगने हैं, मैंने इतने के फैसले किए हैं, मैंने इतने फैसले सुनाने हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर जो होता है उसको पता नहीं आज मैं काम ख़त्म करके जा रहा हूँ, कल क्या होगा। बिल्कुल। बड़े मुश्किल हालात होते हैं। और दूसरा, मैं तो आया था सिविल सर्विस में कि वहाँ मेरिट की हुक्मरानी होगी, क्योंकि मैं मेरिट पे आया था। बिल्कुल। ठीक है कि वहाँ मेरिट की हुक्मरानी होगी, मेरिट पे पोस्टिंग होगी, आप मेरिट पे काम करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली इसके सारा बरक्स था। पोस्टिंग अब भी उस वक्त भी उसको मिलती थी जिसका किसी के साथ ताल्लुक़ है, जिसका चाचा मामा को मिनिस्टर है या किसी अफसर के साथ उसकी सलाम दुआ है। मेरा तो बैकग्राउंड ही ऐसी थी, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरा कोई चाचा मामा जर्नैल था, ना मेरा कोई चाचा मामा मिनिस्टर था। तो सारी ज़िंदगी मुझे जो पोस्टिंग्स मिली वो ऐसी पोस्टिंग मिली, मेरा कैरियर देखेंगे आप, कोई जो हमारी सर्विस का बंदा वो देखेगा कि जैसे खुडे लैंड नहीं होती हैं, बिल्कुल, जहाँ कोई अफसर नहीं लगता, कोई सजा देनी हो तो वो उसे इस तरह के कोई अफसर नहीं लगना चाहता, वहाँ मुझे लगा दिया जाता था। और थैंक्स गॉड आफ्टर 3 months उस पोस्ट पे लोगों को पता चलता था यहाँ को बंदा बैठा हुआ है। मैं ईमानदारी से अपना काम करता था, जो मेरा काम होता था उससे ज़्यादा काम करता था। और बाज़ औक़ात मैं अपने बॉस को ये भी कहता था कि अगर बॉस समझता था कि यार ये पता, मैं कहता सर अगर आप समझते हैं कि मैं अगर फर्ज अच्छी पोस्ट पे नहीं लगा, आपके ज़िले में जो सबसे मुश्किल टास्क है, जो आपका अफसर दूसरे अफसर नहीं करना चाहते, मुझे दे के देखें, फिर मैं करता हूँ। और आई परफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर जहाँ भी रहा, जो मर्ज़ी मेरे पास पोस्ट थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में बादशाह मैं ही होता था। अपने बॉस का इत्मीनान होता था। बिल्कुल। बॉस मुझ पर इत्मीनान करता था कि मैं निहायत ध्यानदारी और ईमानदारी से काम करता था। अपने टाइम पे आता था, आने का टाइम होता था 8 बजे टाइम है तो 7:59 पे मैं अपने दफ्तर होता था। जाने का कोई टाइम नहीं होता था। मैं जब तक मेरी फाइलें पूरी की पूरी डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती थी, आई नेवर लेफ्ट माई ऑफिस। और बाज़ का होता था मैं बगल में दबा के फाइलें घर भी ले जाता था, खाना चाना खा के रात को बैठ के काम करता था। काम का जुनून था, शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़हनी तौर पे कम से कम सेटिस्फाई हूँ। मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने जो मेरी ड्यूटी थी उससे ज़्यादा काम किया। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह ने सेहत भी ठीक रखी हुई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, थैंक्स गॉड। ज़ाहिर है जहाँ पे इतना ज़्यादा इख्तियार है और आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, वहाँ ज़ाहिर है हमारे यहाँ जिस तरह आपने भी बात की कि मेरी तवक्कुआत थी कि मेरिट पे काम होते होंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स थी। सर इस बारे में बताइएगा कि एक वो शख्स जो मेरिट पे काम करना चाहता है, ईमानदार है, ज़ाहिर है और भी लोग ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल उनके रास्ते में तरह तरह की मुश्किलात हैं। सर उन मुश्किलात के हवाले से बताइएगा कि आपको ज़ाती तौर पे तजुर्बा कैसा रहा, किन किन मुश्किलात का एक ब्यूरोक्रेट को अपने कारहाय मनसबी की अदायगी में सामना करना पड़ता है? अच्छा, ये जो ईमानदार है, ईमानदार की जो तारीफ़ है, डेफिनेशन, मैं थोड़ा सा इसको दो तरह से लेता हूँ। एक तो हमारी सोसाइटी में हमारे अफसरों में ऐसे ईमानदार हैं जो काम नहीं करते। बिल्कुल, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट हैं भी, काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते उनकी दलील ये है कि मैंने कौन से पैसे लेने हैं। वही व्हाट इज़ दिस, आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको गाड़ी मिली हुई है, आपको ड्राइवर मिले हुए हैं, आप ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, आप ऑफिस की बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, पूरा आपको अमला मिला हुआ है, तो किस लिए भाई? अगर आपने काम नहीं करना, अगर सरकारी काम भी नहीं करना, वो फाइलों को हाथ नहीं लगाते, फाइलों के ढेर चढ़े होते हैं। ठीक है। दूसरी, इस तरह के ईमानदार हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको टिकने ही नहीं दिया जाता। वो जो पहली किस्म के ईमानदार है ना, उन पे बड़ा ईमानदार आदमी है, वो नहीं देखते कि ये पब्लिक को कितनी तकलीफ दे रहा है। पब्लिक सर्विस की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है।
क्योंकि वो जी ईमानदार है, पैसे नहीं लेता जी, बस वो उन्हें ईमानदारी का एक घमंड है। वो उसको दे देते हैं, सीटें भी देते हैं, बंदा बड़ा ईमानदार है। ये नहीं देखते कि इसने कभी काम किसी का किया, किसी का जायज़ काम भी किया, जायज़ काम भी नहीं करना भी वो क्या ईमानदारी। इससे ज़्यादा बद दयानती क्या है कि आप किसी का जायज़ काम भी नहीं जायज़ करते। काम है, और उसका इख्तियार भी आपको दिया गया, आप कर भी सकते हैं। आप नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी सीट आई मैंने उस पर इतना काम किया कि एक वक्त होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट का सारा काम घूम के मेरे पास आ जाता था। मैं थोड़ी 2-3 ज़िलों की मिसाल देता हूँ। डोमिसाइल आपने भी बनवाया होगा। जी सर, बिल्कुल। कितने दिन लगे थे आपको डोमिसाइल बनाने में? हफ्ता लगता था। मैंने मंडी बाउद्दीन में, शेखुपुरा में और टोबा टेक सिंह में, मेरे पास जब इसका मेरे पास 4 डोमिसाइल ब्रांच का, मैं सिंगल डे में डोमिसाइल दिया करता था। माशाअल्लाह। सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म, क्योंकि उससे फ़ायदा ये हुआ लोगों को सहूलत होगी, सारे रिपोर्टें ख़त्म कर दी। मैंने कहा जब शनाख्ती कार्ड बन गया हुआ बंदे का, उसके बाद आप क्या कहाँ से रिपोर्टें करवाते हैं कि तहसीलदार से रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट, और अर्जेंट के नाम पे जो पैसे लिए जाते थे, किसी को ज़रूरी है तो जब मैं डेली दे देता था वो पैसे भी ख़त्म हो। और जिस दिन मैंने उस ज़िले को छोड़ा है अगले दिन ही फिर वही, अब भी मैंने अगले दिन पता किया फ़ोन करके, अब भी वो 7-8 दिन चल रहे हैं। मैं सिंगल डे दिया करता था, लेकिन मुझे उसका रिवार्ड कभी नहीं दिया गया, मुझे कभी अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई। आई वांटेड टू डिलीवर यू तक इंडिपेंडेंट पोस्टिंग आपको दी जाए, ठीक है, फिर आप डिलीवर कर। लेकिन वो बस मैं अगले दिन सोच रहा था गाड़ी में, यार शायद मैं किसी गलत मुल्क में पैदा हो गया हुआ हूँ। मेरी जो सलाहियतें थी, मेरी जो एबिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़ थी, उनको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। तो बाकी हमारे जो सियासतदान तो जब आता है आपके ऑफिस में वो चाहता है कि मेरे वोटर सपोर्टर का गलत काम है या सही काम होना चाहिए। जो नहीं करेगा वो फिर खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। खुडे लाइन क्या, उसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। मेरी किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेरी सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, सारी की सारी सियासतदानों ने करवाई, और इस वजह से करवाई कि ये हमारी बात नहीं सुनता। भाई मैं गलत काम क्यों करूँ? मैं मेरिट पे काम करूँगा। तो वो उधर जाके शिकायत लगाते थे, ये बड़ा करप्ट आदमी है। ऊपर जाके ये बताते थे ये पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता, एक साइन नहीं करता। और वो माशाल्लाह ऊपर जो बैठे वो भी नहीं, वो कहते इंक्वायरी करवा लें करप्ट है कि नहीं, वो फ़ौरन तबादला कर देते थे, क्योंकि एमपीए साहब को नाराज़ नहीं रखना। एमएनए साहब क्यों नाराज़ हो जाएँ, उनकी अपनी नौकरी का मसला होता था। दीज आर द प्रॉब्लम्स विद ब्यूरोक्रेसी। अच्छा सर, आपने मुश्किलात का जिक्र किया, तो वैसे तो आपकी किताब में ऐसे वाक़यात जगह जगह पे हमें मिलते हैं जो आपकी जो जॉब की नेचर है उसमें जो आने वाली मुश्किलात, चैलेंजेस हैं, उनकी जो नौयत है उसको बयान करते हैं। लेकिन हमारे नाजरीन के लिए कोई एक आधा वाक़या जो आपकी जो जॉब है जो बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजिंग जो लगा हो और आप अभी तक उसको याद करते हो, और वो आपकी जो जॉब है उसकी मुश्किलात को भी ज़ाहिर करता हो। मेरी ना पोस्टिंग एज ए असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल थी। मलकवाल मंडी बहाउद्दीन की तहसील है, बैकवर्ड तहसील है, वहाँ कोई एसी लगता ही नहीं था। सही। उस वक्त एसी को असिस्टेंट कमिश्नर को DDOR कर दिया गया था मुशर्रफ के दौर में। सही। तो मैं आप समझ असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल था। छोटी सी तहसील थी, मेरे हिसाब से छोटी सी तहसील थी जितना मैं काम करना चाहिए, लेकिन मैंने उसमें काम शुरू किया। आप यकीन करें मैं सुबह डेली 7:30 अपने घर से निकलता था। डेली कोई ना कोई BHU चेक करता था, कोई ना कोई स्कूल चेक करता था, कोई ना कोई दफ्तर उनकी हाज़िरी चेक करता था वो हैं कि नहीं है। यानी विद इन 2 months एवरीथिंग वाज स्मूथ। स्कूलों में टीचर आना शुरू हो गए, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर आना शुरू हो गए। प्रॉब्लम बन गई मेरे सियासतदानों को कि उनके चेते थे, हाजिरियाँ लगाने वाले थे, मेरे से नाराज़। एक दिन यूँ हुआ कि मैंने ये पेट्रोलियम एजेंसियाँ नजायज़ थी वहाँ बहुत ज़्यादा, बगैर लाइसेंस के पेट्रोल रख के सड़कों में बेच रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, किसी वक्त भी वो फट सकता है पेट्रोल, तो फ़ौरन आग पकड़ता है। मैंने 7 बंदे पकड़े उनके, ये 2009 की बात है। 7 बंदे मैंने पकड़े, पुलिस मेरे साथ थी, पुलिस मैंने साथ ली हुई थी। उनको अरेस्ट किया, उनके पास कुछ लाइसेंस नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, सारे चेते थे सियासतदानों के। वहाँ 2 फैमिलीज़ की है हजारादर, एक बसाल फैमिली है, एक दूसरी चंद फैमिली है, ये अफसल नदीम अफसल चंद। अब मैंने पकड़ लिए, उसका मैंने FIR का इस्तगासा दे दिया, थाने में बंद कर दिए। तो जो लोकल MPA थे उनका जनाब मेरा तरीका वारदात ये होता था कि मैं जब फील्ड में होता था अपना मोबाइल बंद कर देता था ताकि किसी का फोन आए। ठीक है, फोन सुने तो फिर तो काम नहीं चलता ना, ठीक है, हमारी मजबूरी होती। तो हमें ये भी कहा जाता था कि आपने MPA के साथ बड़ा जी ताल्लुक़ रखना, ये करना, उनकी बातें सुननी है, उनके मसाइल होते हैं।
तो मैं जब ऑफिस पहुंचा तो जनाब मेरा पीए सख्त परेशान था, सर जी MPS आपका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, आप किधर थे, आपका फ़ोन बंद था, बड़े नाराज़ हैं। मीन वाली बात सुना रहे थे, बेल बजी, बजर हुआ, तो मुझे वो मेरा पीए कहता है MPS आप ऑनलाइन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कहते चौधरी साहब आप किधर हैं, आपने तो हमारी पहले तो आपने कभी कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, आपने तो हमारी सियासत ही ख़त्म कर दी, हम तो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। और मैंने कहा जनाब क्या हुआ? कहते जी आपने जो 7 बंदे पकड़े हैं आज, वो तो हमारे बड़े करीबी वोटर सपोर्टर हैं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ में आप कह लें कि उनके इन्वेस्टर थे। ठीक है, क्योंकि इनके इन्वेस्टर होते हैं सारे, सियासतदान अपने पास से पैसे नहीं लगाते, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। अच्छा, उन्होंने कहते इनको छोड़ दें। मैंने कहा चौधरी साहब मैंने इस्तिगासा दे दिया, SHO के पास दे दिया, तो मैं तो नहीं छोड़ सकता। कहते जी मैंने SHO से बात कर ली है, तो उसने FIR नहीं दी। मैंने कहा फिर SHO से आप बात कर लिए तो फिर बस बात खत्म हो। कहता नहीं, वो कहता AC साहब का फ़ोन करवाएं एक। मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। कहता कि इसका हल, मैंने कहा चलें ये कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं इनको फ़ाइन करके छोड़ देता हूँ। कहते नहीं, फिर अच्छा यूँ करें, अब देखिए अगली उनकी डिमांड मौसूफ़ की MPS साहब की कि आप 4 बंदे मेरे हैं, मेरी पार्टी के हैं, इनको आप फ़ाइन करके छोड़ दें और बाकी तीनों को तुन दें। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी को होंगे। और मैंने कहा भाई साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसे पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं फ़ाइन करूंगा, सबको करूंगा, मेरा एक ही मुकदमा है, जुर्म ही एक है। कहता नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो हमारे मुखालफों के बंदे हैं, उनको क्यों छोड़ना है, PA मैं हूँ। मैंने कहा सॉरी जी। उसने बड़ा ठक फ़ोन बंद किया। तो मुझे मेरे PA आए मेरे पास, जी आप इस तरह ना करें, ये बड़े मजबूत लोग हैं, ये है वो। मैंने कहा यार क्या होगा, मजबूत लोग हैं। आफ्टर 2 डेज़ 2 दिन गुजरे, मैं लाहौर वीकेंड पे आया, तो मैं एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, तो पट्टी चाली थी TV पे कि चौधरी अब्दुल गफूर को DDR मलकवाल से रुझान लगा दिया गया। ये रुझान राजनपुर की तहसील है और वो आखिरी तहसील है पंजाब की। तो असल में उस वक्त इशू ये था कि मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून का एक भी MP MNA नहीं था, सारे पीपल्स पार्टी के थे। और इनकी जो हुकूमत थी, हुकूमत के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब की हुकूमत मिलकर चला रही थी, इत्तेहादी हुकूमत थी। मैंने फौरी फ़ोन किया, अपना मेरा जाने वाला था SNGD में। मैंने कहा यार मुझे तो भी 2.5-3 महीने हुए यहाँ आए हुए, तो मेरा तबादला तो वो भी रुझान में कर दिया। उसने कहा सर जी मैं सुबह बताऊँगा क्या हुआ है, क्योंकि शाम को कहीं आर्डर हुए ना। तो सुबह उसने मुझे फ़ोन करके सर जी कल चीफ सेक्रेटरी साहब को 5-6 MP MNA आके मिले हैं, उन्होंने कहा जी ये बंदा निकाल लें, बाकी जो मर्ज़ी बंदा लगा दें। उसी दिन मेरे ऑर्डर हुआ। तो ये तो हालात थे। फिर वो तो मेरे कमिश्नर साहब और DCO साहब जो थे ना, वो खड़े हो गए मेरे हक़ में। उन्होंने कहा हमने ये बंदा नहीं जाने देना। उन्होंने बात की CM अपना SNGD, उन्होंने कहा जी ये बंदा यूँ करें इसको, ये तो एक ही तो बंदा ज़िले में काम करने वाला है। कमिश्नर साहब भी, वो दोनों ने फिर फ़ोन किया, लेटर भी लिखा SNGD में। फिर उन्होंने कहा यूँ करें कि इसको आप जो है ना मलकवाल से ट्रांसफ़र कर दें और मंडी बहाउद्दीन में लगा दें, AC मंडी बहाउद्दीन। वो मुझे कुब्बे को लत लग गई, वो छोटी सी तहसील थी, मैं हेडक्वार्टर पे आ गया और वहाँ ही मेरी प्रमोशन, मैं ADC भी लग गया। अल्लाह का शुक्र है, बस अपना काम किया। फिर ADC भी मेरी ऐसी ट्रांसफ़र हुई, 3.25 महीने ADC लगे हुए थे, वो फिर ट्रांसफ़र सियासतदानों ने करा दी कि ये सिर्फ काम करता सरकारी, हमारी बात नहीं सुनता। तो सर आपने बड़ी यानी प्रेशर्स भी बर्दाश्त किए अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देने में, और इसी तरह फिर आपकी सर्विस चलती रही, बिलाखिर आप 2019 में गालिबन रिटायर भी हो गए। तो सर उसके बाद की फिर आपकी लाइफ कैसी चल रही है और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं 2019 में रिटायर हुआ हूँ, एज वाज एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन साहिवाल, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। तो मीनवाइल ये था कि मैं लॉ भी कर रहा था। 2018 में मैंने लॉ स्टार्ट किया था, 2019 में मेरा पार्ट 2 मुकम्मल हो गया था, पार्ट 3 रहता था। वो मैंने रिटायरमेंट के बाद 1 साल बाद पार्ट 3 पास किया लॉ का। तो वो पास करने के बाद मैंने एक लॉ फर्म बनाई, AGC लॉ फर्म के नाम पे। वो पूरी लॉ फर्म मैं हूँ और उसके साथ मेरे एसोसिएट्स हैं। उसमें हम सारे केसेस, हर किस्म का केसेस उसको देखते हैं, पूरी टीम है मेरे साथ। इसके अलावा मुझे, क्योंकि मैं आर्मी एजुकेशन कोर में पढ़ाता रहा हूँ, मेरा उसके साथ भी एक लगाव था एजुकेशन के साथ। और हमारी एजुकेशन में जो मिसिंग लिंक्स हैं, हमारे एजुकेशन में सिर्फ नंबरों के पीछे दौड़ा दिया बच्चों को, उनकी तरबियत नहीं होती, वो जो अच्छा इंसान नहीं बनाते। तो मुझे ये था कि यार इस फील्ड में थोड़ा सा, मुझे इस पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है,
मुझे बहुत कुछ दिया, मैं आई वॉज नथिंग, और मैं जो टॉप ब्रास थे उसमें आ गया। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे, और पाकिस्तान ने सारा कुछ दिया, तो इसके लिए कुछ करूं। तो मैंने 2012 में एक स्कूल स्टार्ट किया था लाहौर में, नवाब टाउन एक जगह है, तो TCM स्कूल के नाम थे, द सिटी मॉडल स्कूल्स। माशाल्लाह। वो अब चल रहा है, वो भी चल रहा है साथ साथ माशाल्लाह। मैं उस स्कूल को भी टाइम देता हूँ, और उसकी साथ 2 आप ब्रांचेस लॉ हैं, फर्म को भी। लॉ फर्म को भी टाइम देता हूँ। और चूँकि दैट्स माय पैशन, बच्चों की उसमें मेरे इदारे में इस्लाम को अच्छा मुसलमान बनाया जा रहा है, अच्छा इंसान बनाने की तरबियत दी जाती है, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे का हर साल रिज़ल्ट सबसे बेहतर उस एरिया का रिज़ल्ट होता है। माशाल्लाह। लास्ट टाइम भी, इस साल जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था, मेरी एक बच्ची ने 1156 लिए नंबर 1200 में से। माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त रिजल्ट। एक मेरे स्कूल की जो सबसे पहली मैट्रिक वाली बच्ची थी, वो MBBS कर रही है, शी इज़ इन 4th ईयर जिना मेडिकल कॉलेज में। माशाल्लाह। सर अब आ जाते हैं कि जो आपने अपनी सवाल उम्री तहरीर की, तो इसका ख्याल आपको किस तरह से आया और उस किताब लिखने का बुनियादी मकसद क्या है? असल में मैं जब सर्विस से रिटायर हो गया, तो जो मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे थे, मैं चाहता था कि ये इसको तहरीर शक्ल में लाया जाए, ताकि जो मेरे बाद में आने वाली नस्लें हैं वो भी देखें। किताब तो फिर एक मौजूद रहती है ना, एक एसेट है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको ये काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मेरे को किताब लिखने का नहीं था, अब तो मैं कॉलम भी लिखता हूँ, पाकिस्तान में मेरे शाया होते हैं माशाल्लाह। तो मैं उस नज़रिए का हूँ कि यार आपको काम करना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड, यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन, फिर कोई रुकावट दुनिया की नहीं आ सकती। तो मैंने ये किताब शुरू की। किताब लिखने का मकसद ये था, एक तो सवाने उम्र की इस कौम को ये बताना है कि ये आप समझते हैं ना कि ये करप्शन बड़ी है, रिश्वत चलती है पोस्टों के लिए, इसको नेगेट करने के लिए। अगर करप्शन होती, रिश्वत या सिफारिश होती, तो मैं कभी भी मजिस्ट्रेट ना बनता, मैं PCS के एग्ज़ाम को कभी भी टॉप ना करता। अब भी हमारे इदारे जो हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ फिर भी मेरिट पे लोगों को सीटें दी जाती हैं। अब भी लोग मेरिट पे आते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर कुछ हो। और मैं ये भी कहा करता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ है तो फिर यू कैन स्नैच योर राइट, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। माँ बाप की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी आपके साथ होनी चाहिए। और इस किताब में अगला एक और पर्पस था, एक तो ये था कि मेरा मानना ये है कि हर कामयाबी का रास्ता मेहनत के घर से होके जाता है, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। दूसरा ये कि लोग समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की सर्विस बड़ी सौखी है, बड़ी आसान है, बड़ा टॉप टप्पा होता है। ये बताना था कि इतनी आसान नहीं है, उसमें ये मसाइल होते हैं। तीसरा ये था कि अपने कुलीग जो मौजूद हैं या बाद में आने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों, इसको पढ़े देखें कि अगर मुश्किल आती तो उसको हल कैसे करना है। प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है तो हाउ यू कैन सॉल्व इट। उसमें बहुत सारे वाक़यात दिए गए हैं, कहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम आई थी, व्हाट वाज इट्स सॉल्यूशन, और अल्टीमेटली आई वाज सक्सेसफुल। ये दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। मोटिवेशनल स्पीकर आपके जो है ना, वो बातें करते हैं, सिर्फ ज़बानी कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाते हैं आपको। दिस इज़ प्रैक्टिकल बुक, जिसमें प्रैक्टिकल वाक़यात दिए गए हैं कि प्रैक्टिकली मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली आई रीच द पीक। ठीक, ये इसका मकसद है। और इसके अलावा ये कि मैंने इसमें एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है जो आजकल के बच्चे हैं जो CSS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, PMS करना चाहते हैं, उनकी गाइडलाइन के दिए। उसमें गाइडलाइन दी गई, आपने सबसे पहले दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या है। yes. उसके बाद फिर मैंने दे दिया कि आपने बुक्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, और तैयारी के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और फिर आपने तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, सब्जेक्ट आपको कौन कौन से लेने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उसमें लिख दिया है कि आपने जब एग्ज़ाम में बैठना है तो आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। सर यकीनन न सिर्फ अपनी ड्यूटी डेज़ के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद में आप में जो खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है और जिस तरह से आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, चाहे लॉ फर्म बना के लोगों को इंसाफ दिलाना हो या
स्कूल सिस्टम क्रिएट करके, द सिटी स्कूल सिस्टम, लोगों हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी ज़हनी, अखलाकी और तालीमी मैदान में उनको एक उन हथियार से उन चीज़ों से आरास्ता करना जो उनकी कामयाबी का बायस बन सकती हैं। सर आखिर पे मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है उसमें तो वैसे तो कई सारे सबक मेरे जैसे नौजवानों के लिए उसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं एक अगर चीज़ को पॉइंट आउट करूँ तो जिस तरह अब आप रिटायर हो रहे थे, अब उस टाइम जो एक आपकी एज है, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कहा जाता है कि लर्निंग की एक ख़ास एज है, तो उस वक्त भी फिर आपने लॉ को स्टडी किया। अब जिस तरह लॉ एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसमें ज़ाहिर है टेक्निकलिटीज़ बड़ी हैं, तो आपने उस एज में भी लर्निंग को नहीं छोड़ा। तो सर आप अपनी ज़िंदगी से हमारे जैसे नौजवान जो इस वक्त हालात का रोना रोते हैं, इस वक्त माशी तौर पे और हर तरह से वो समझते हैं कि शायद हमारे पास को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आप इन मुश्किलात का सामना करके अपने जो गोल्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं? अब भी मैं ये समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी कोई नहीं है। मैं अब भी समझता हूँ बेरोज़गारी सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको अगर वो वहाँ सफाई करने के लिए रखते हैं, आप रह जाएं और उनको सफाई करके दिखाएं कि आई कैन डू दिस, यू विल बी प्रमोटेड, आपको वो जाने नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी नौजवान नस्ल काम नहीं करना चाहती। मैं स्कूल सिस्टम चला रहा हूँ, वहाँ टीचर रखते हैं MPhil PhD कर रहे हैं लोग मेरे पास, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते वो काम। दूसरी ये है कि मायूसी वैसे ही गुनाह है, ला तक न तू मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज़माइशें आती हैं, इम्तहानात आते हैं इंसान की लाइफ में, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल रखें। एक काम आप करें, आप मेहनत करते जाएं, फिर नताइज अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक की ज़ात, हर शख्स नाइंसाफ़ हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी कर सकती है, ज़ाते खुदाबंदी ये काम नहीं करती, वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। आपको किसी ना किसी सूरत में उसका, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। फिर मैंने किताब में स्पेशली ये कहा कि खुदा से लौ लगाए रखें, अपने पेरेंट्स का अदब करें, उनका एहतराम करें और मेहनत करें। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने जनाब अब्दुल गफूर चौधरी साहब की दास्तान हयात को सुना और इसी तरह आप उनकी किताब सिपाही से डिप्टी कमिश्नर भी पढ़ेंगे, तो आपको तरह तरह पे अल्लाह पे ईमान, ख़ुद पे एतमाद और माँ बाप की दुआओं के साथ अपने गोल्स को अचीव करने का सबक जगह जगह में मिलेगा। तो जिस तरह शायर ने कहा था कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। नाज़रीन, आज बिलाशुबा हालात बहुत मुश्किल हैं, मुआशी तौर पे भी और उसके अलावा समाजी तौर पे भी हालात उस तरह से आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आपने जनाब अब्दुल गफूर चौधरी साहब की पूरी इस दास्तान को सुना और आप बुक में भी पढ़ेंगे कि अगर अल्लाह पे गैर मुतज़लज़िल यकीन हो और अपनी सलाहियतों पे एतमाद हो, तो इंसान बिलाशुबा न सिर्फ कामयाबी के मिराज को पहुँच सकता है, बल्कि वो जिस चीज़ का आज़म करना चाहे वो अपने गोल को हासिल कर सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।